करने की प्रयास की जाएगी। अभी हम चल रहे थे टेंस, हमने पार्ट 1 में जाना कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस होता क्या है। आज हम समझेंगे प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो बहुत ही आसान सा सरल सा बात होता है पकड़ने का तरीका। सबसे पहले हमें टेंस पहचानना होता है, आइडेंटिफिकेशन करनी होती है कि टेंस हम पकड़ेंगे कैसे, कि टेंस होती क्या चीज़ है। तो देखिए, वर्ब हमने पकड़ना सिखाया था कि जिसके अंत में आए ना वो कहलाएगा हमारा वर्ब। ये सारी चीज़ें जो हैं वो वर्ब है। सबके अंत में आ रही है ना, अगर आप ध्यान से देखें तो सबके अंत में मिलेगा आपको ना। ये सारी चीज़ें कहलाएंगी वर्ब। अब आते हैं यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान कहता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहता है तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब मान लीजिए कैसे, सपोज कीजिए एक बात, एग्जाम्पल तौर पे लेते हैं हम यहाँ पे, राम खाता है, वह घर जाती है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो खाना मिला है वर्ब है यहाँ पे। तो यही कहता है कि वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में क्या लगा है, ता है, ती है या ते हैं लगा रहता है। ता है लगा है, ती है लगा है। एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, ती हैं वाला, ती हैं वाला ले लिए, ते हैं वाला, हम लोग घर जाते हैं या हम लोग बाजार जाते हैं। देखिए आपको तीनों चीज़ लग गई, ता है, ती है, ते हैं। तो हम समझ सकते हैं जितनी भी ये एग्जाम्पल है सेंटेंसेस के, टेंसेस के, वो हम समझ सकते हैं वो कौन सी टेंस है, तो वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बहुत ही सरल बातों में हम समझ सकते हैं कि टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो चीज़ होती है जो क्रिया के अंत में ता है लगा रहता है, ती है लगा रहता है, ते हैं लगा रहता है। उसे हम पकड़ सकते हैं वो क्या है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रूल की ओर। यदि आपने इन सब चीज़ों को समझ लिया है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स कॉपी में बना लीजिएगा। थोड़ा आगे, इस पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम 6 रूल पढ़ेंगे और जो भाई बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ होंगे। और हम 6 रूल को समझ जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आपने टोटल रूल को समझ लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी टेंस, चाहे वो मिसलेनियस हो, एक्सेप्शन हो या नॉर्मल हो, आपसे नहीं फंसेगा। लेते हैं रूल नंबर 1 को। पहले सबसे पहले आती है सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब में पहला या पांचवा रूप, फिर आएगी ऑब्जेक्ट। ये हमारा है रूल 1। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, वर्ब का मतलब क्रिया जिसका पहला या पांचवा रूप लगेगा, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो अंत में आता है, ये जिसका कोई विशेष बोध हो। ठीक है, आगे हमने कल बताया था V1 या V5 कौन है, जिस वर्ब में सिर्फ मीनिंग हो वो भी वर्ब का पहला रूप है, और जिसमें एस या एस का प्रयोग हो वो पांचवा रूप है। समझेंगे किस में एस लगेगा, किस में एस लगेगा, ये भी बच्चे काफ़ी गलती कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं ज़रा सा इसका, राधा आम खाती है। सब्जेक्ट पकड़ने का बड़ा ही आसान सा तरीका है जिससे कौन का बोध होता है। कौन आम खा रही है, कौन आम खाती है, तो राधा। तो जिससे कौन का बोध होता है वही तो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पकड़ने में उतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, कौन आम खा रहा है तो राधा, तो राधा हम कहेंगे सब्जेक्ट है। ताहती किस में लगा है, खाती में, तो इसे कहेंगे ये वर्ब है, इसे कहेंगे ये सब्जेक्ट है, और जो बचा वही तो है हमारा ऑब्जेक्ट। विशेषता बता रहा है कि कौन खा रहा है, क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है। तो हमने सीखा है राधा। ठीक है, अभी इसे मैं बनाऊंगा नहीं, इसमें बनाऊंगा तो आप कहेंगे कि इट, इसमें खाना का मतलब इट, तो इट में एस कहाँ से लगा दिया आप। तो सबसे पहले कुछ नियम को जानते हैं, कुछ नोट पॉइंट को जानते हैं। ठीक है, मैं लिख दिया नोट नंबर 1। यदि
आपके पास ही रहे, सी रहे, ईट रहे और नाम रहे, तो उसके भर्व में आप एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कहाँ पे है? सब जगह नहीं, सिर्फ भर्व में, इन भर्व। और यदि एक मिनट कोड, और यदि आई रहे, वी रहे, दे रहे, यू रहे और कोई भी प्लुरल वर्ड रहे, तो उसमें सिर्फ मीनिंग लगता है। अब देखिए नोट नंबर 2 क्या होती है। बहुत लोग ये परेशान हो जाते हैं सोचने में कि एस किस में लगा दे और ईएस किस में लगा दे, या दोनों ही लगा दे। दोनों नहीं लगती है। ये होता क्या है कि जिसके मीनिंग, यानी कि वर्ब के मीनिंग में मीनिंग इन वर्ब, कभी कभी केस ऐसा होता है कि कोई मीनिंग के वर्ब के लास्ट में, अंत में होता क्या है कि ओ आ जाता है या सी एच आ जाता है। जैसे वॉच, ये घड़ी वाली वॉच नहीं है, ये एक वर्ब है। वॉच मतलब होता है देखना, किसी चीज़ को हम ध्यान से देखते हैं तो उसमें वॉच का प्रयोग होता है। जैसे मैं एक मूवी देख रहा हूँ, सीरियल देख रहा हूँ या कोई कार्टून देख रहा हूँ, उसे मैं ध्यान से देख रहा हूँ, तो उन सब चीज़ों में हम वॉच का प्रयोग करते हैं। आई वॉच द मूवी। ठीक है, तो इसमें अंत में क्या आ रहा है? सी एच आ रहा है। आप इधर पकड़ेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, गो, अंत में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। यदि वॉच आ रहा है तो इसमें लगेगा ई एस, इसमें भी क्या लगेगा? ई एस। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके अंत में सी एच आए चाहे ओ आए, उसमें हम लगाते हैं एस, नहीं ई एस। उसमें लगाते हैं क्या? ई एस। बाकी जितने भी मीनिंग है उसमें लगाते हैं एस। अब सारे मीनिंग में नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। जिसके अंत में, जिसका सब्जेक्ट ही, सी, इट और नाम रहेगा, उसी में हम एस आई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे ई एस किसके साथ लगाएंगे और एस किसके साथ लगाएंगे। ठीक, अब आप एक काम कीजिए, इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं थोड़ा आगे। अब आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। इसको मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। राधा सबको ही जानता है कि एक लड़की का नाम है, तो राधा का होगा जो नाम, राधा। राधा उस वर्ब का पहला या पांचवा रूप। वर्ब है क्या? खाना, खाना का होता है इट। अब इट के साथ क्या लगाएंगे? नाम है तो एस या एस का प्रयोग होगा। अब मैंने बताया आपको कि जिसके अंत में ओ रहेगा या सी एच रहेगा, उसी में ए एस का प्रयोग होगा। इसमें ना ओ है ना सी एच है, इसलिए सिर्फ एस का प्रयोग होगा। राधा इट्स क्या खा रही है? तो खा रही है मैंगो। अब देखिए, वो एक बार में एक ही आम खा सकती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। और ये अगर यहाँ पे वॉयल होता, एम की जगह ए ई आई ओ यू रहता, तो यहाँ पे ए एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंसोनेंट है, इसलिए हम ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको ये सब भी पता होगा कि कंसोनेंट 21 है, वॉवेल 5 है। ठीक है, और कोई कोई पूछ लेता है सेमी वॉवेल कितने होते हैं? सेमी वॉवेल सिर्फ 2 हैं, डब्ल्यू और वाई। आगे, अभी तक सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे थोड़ा और आगे। इस टाइप से आप मात्र 5 सेंटेंस बनाइएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यदि ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा और नाम रहेगा, तो ऐसे ही इसका प्रयोग करेंगे। यदि किसी मीनिंग के, वर्ब के मीनिंग के अंत में ओ या सी एच आ जाता है, तो उसमें एस का प्रयोग करेंगे, बाकी में एस का प्रयोग करेंगे। और यदि आई आ जाता है, वी आ जाता है, दे आ जाता है, यू आ जाता है, और कोई भी प्लुरल वर्ड्स आते हैं, जैसे बॉयज़ लड़के, गायें, गधें, तो इन सब चीज़ों में हम एस का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो प्लुरल्स वर्ड है, उसमें सिर्फ वर्ड मीनिंग लगती है। चलिए आते हैं रूल नंबर 2 के बारे में। आज आपको 6 रूल बता दिए जाएंगे। 6 रूल क्या है, इस सब चीज़ों को चर्चा करेंगे अच्छी तरीके से। यदि आपने पहले वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है, टेंस व्हाट इज टेंस, तो आप जाकर देखें। विच टाइप ऑफ टेंस, ये भी आप जाकर देख सकते हैं। रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, ये समझेंगे ज़रा सा। 2 जो है वो निगेटिव के लिए आता है।
कहने का मतलब सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। कहने का तात्पर्य यह है कि रूल 2 कहता है कि सब्जेक्ट लगाइए और उसका डू या डज का प्रयोग कीजिए, और नॉट लगाइए और वर्ब का पहला रूप बनाइए और ऑब्जेक्ट बनाइए और खेला को स्वाहा कीजिए। एक दो दिन आपको दिक्कत आएगी यदि आप तीसरा चौथा या पांचवा क्लास के बच्चे हैं या आप नए नए अभी पढ़ रहे हैं टेंस, तो एक दो बार दिक्कत आएगी। कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद आप बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे कि टेंस होती क्या चीज़ है। ये हलवा होती है। बहुत सारे बच्चों को ये हलवा भी लग रहा होगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो ये निगेटिव के लिए प्रयोग किया जाता है, तो निगेटिव आते हैं यहाँ पे। वह गाना नहीं गा रही है, ठीक है। तो वह का यहाँ क्या होगा? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ का ही लिख देते हैं, लेकिन ये ही नहीं होगा। वो जो है वो लड़की के लिए आ रहा है। ओह सॉरी, ये मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में घुस गया। वो गाना नहीं गाती है, इसकी पहचान है कि ताहे तीहे लगा है। ही नहीं होगा, यहाँ पे होगा सी। डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब आप बोलेंगे कि ही सी इट नेम, सर आप बताए हैं कि ही सी इट नेम जहाँ रहता है वहाँ भर में एस का प्रयोग होता है, लेकिन वो सिर्फ रूल 1 के लिए होता है। रूल 2 में जहाँ नॉट का प्रयोग हो जाए वहाँ पे वर्ब का पहला ही रूप लगाते हैं, ठीक है। अब समझते हैं किसके साथ डू का प्रयोग होगा और किसके साथ डज का प्रयोग होगा। देखिए ज़रा सा आगे, यदि आपके पास रहे ही सी इट नेम तो लगाएंगे वहाँ पे डज। यदि रहे आई वी यू दे, यार है प्लूरल वर्ड, तो वहाँ लगाएंगे डू। आप समझ गए होंगे। नहीं है तो नॉट का प्रयोग होगा ही होगा। नो का प्रयोग यहाँ इसलिए नहीं होता है कि नो जो चीज़ होती है वो वैसे वर्ड्स के लिए यूज़ होती है जहाँ कुछ नहीं है। जैसे हम बात करते हैं ब्रह्मांड की, जैसे पृथ्वी के बाहर वहाँ पे हवा नहीं है, ठीक है, तो हम लिखेंगे नो एयर। वैसी जगहों पे नो का प्रयोग होता है जहाँ वो चीज़ नहीं मौजूद हो। यहाँ पे सब चीज़ मौजूद है। वह गाना नहीं गाती है, ही सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। हो सकता है बाथरूम सिंगर हो, है ना, गुनगुना लेती हो, गाना गाती नहीं हो, लेकिन हो सकता है गुनगुना लेती हो। तो आप ये भी समझ चुके होंगे अच्छी तरीके से। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ेंगे थोड़ा आगे। चलिए चलते हैं थोड़ा आगे। थोड़ी स्पीड हो रही होगी मुझे लगता है, क्योंकि ये सब रूल जो है बहुत ही आसान है। तो रूल 2 कहता है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट को पहले लगाएंगे। सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो बोध कराती है कि कौन गाना गा रहा है, तो वह गाना गाती है। तो वह यानी कि कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है वह है। यहाँ पे जो ताहे ती लगा है वो वर्ब है, और गाना इसमें जो है विशेषता बता रहा है वो सॉन्ग यानी कि ऑब्जेक्ट है। और नहीं का प्रयोग तो आप जानते हैं निगेटिव है तो नहीं आएगी। क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर नहीं समझोगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दें और बेहतर तरीके से समझाने का हम प्रयास करेंगे। आते हैं हम कुछ ऐसे पर जिसमें क्या लगा रहता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाती है क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं खेलता हूँ, तो लोग वाट से बना देते हैं। क्या करते हैं कि वाट आई डू प्ले, ऐसा कुछ कर देते हैं। तो वैसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं देख लीजिए आगे। रूल नंबर 3। तो सबसे पहले क्या वाले जितने भी क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न आएंगे आपके पास, तो उसमें सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे हम, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक और जानने वाली बात है कि V1 और 5, V1 या 5 सिर्फ रोल नंबर 1 के लिए लागू होता है, बाकी 2, 3, 4, 5, 6 किसी के लिए भी नहीं लागू होगा। सब में वर्ड मीनिंग ही लगेगी। जो वर्ब का मीनिंग होता है मेन, वही मेन वर्ब ही लगेगा वहाँ पे। आगे
इसका समझते हैं। आप समझ चुके होंगे अभी तक कि डू या डज का प्रयोग किसके साथ होता है। ही, सी, इट और नाम जहाँ भी रहे वहाँ पे हम डज का प्रयोग करेंगे। आई, वी, दे, यू जहाँ रहे या प्लुरल वर्ड्स रहे वहाँ पे हम डू का प्रयोग करेंगे। क्लियर। चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। क्या हम लोग टहल रहे हैं, टहलते हैं। क्या हम लोग टहलते हैं, तो सबसे पहले डू या डज का प्रयोग होगा। हमने बताया है कि हम लोग का होता है वी, और वी के साथ हम लगाते हैं डू। डू वी, टहलना का होता है वॉक। और जब भी क्या है तो प्रश्न पूछने के लिए आता है, इसीलिए प्रश्न चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य है। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। क्या हम लोग टहलते हैं, डू वी वॉक। क्लियर। आगे एक और ले लेते हैं। क्या लड़के नाचते हैं। चलिए करके देखिए, 15 सेकंड का टाइम दिया। उम्मीद है बन चुका होगा। क्या है, पहले देखिए यहाँ पे लड़के हैं, यानी कि बॉय नहीं बॉयज़ होना चाहिए। बहुत लोग यही गलती करते हैं। और बॉयज़ है नहीं, प्लुरल वर्ड है, तो यहाँ पे डू का प्रयोग होगा। डू बॉयज़ डांस, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो उम्मीद करते हैं आपको इतने सारे चीज़ बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आपको इन सब चीज़ों में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप NCERT की सारी सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, यदि आप 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास के बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम बहुत जल्द ही लाने का प्रयास करेंगे NCERT की सारी किताबों के सॉल्यूशन और उसकी पढ़ाई। साथ में प्रिपरेशन भी कराई जाएगी एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन VVI होते हैं उन सब की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने भी हैं टॉपिक वाइज कराई जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लें। और हाँ, कम से कम हर एक रूल का 5 एग्जाम्पल ज़रूर करें। आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में पार्ट 3 में। धन्यवाद।